गाइस आज अपनी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, अपनी एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं और मैं स्टार्ट करा रहा हूं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला पार्ट। अब जब नॉर्मली आपने सुना रेजोल्यूशन 2.0 एक फास्ट ट्रैक बैच है, तो क्या इस बैच में कवर होगा? रिमेंबर, थोड़ा जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसको। गुड मॉर्निंग लो बाबा, हिमांशु वेलकम बेटा, दिस इज फॉर यू बेटा। हाँ जी, चलिए लीजिए गाइस, तो थोड़ी बातें की जाए अपने बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन वाले पार्ट के अंदर। समय तो हमारे पास में है, उस पूरे पार्ट को मैंने डिवाइड भी पहले से कर लिया, बट थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि क्या कुछ होने वाला है हमारे पास। ठीक है, एक बात तो भैया फास्ट ट्रैक पार्ट है, इसलिए फास्ट ट्रैक पार्ट है, फास्ट ट्रैक बैच है, इसलिए यहां पर हमारा लिखने वाला पार्ट थोड़ा कम रहेगा, समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो हमारे नॉर्मली लेस राइटिंग पोर्शन, आपका जो राइटिंग पोर्शन होने वाला है वो थोड़ा कम होगा, बट उसके प्लेस पर मैं आपको चार्ट बनवाने वाला हूं। ठीक है, नॉर्मली आपकी चार्ट में, और ये गारंटी है बेटा लॉ के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, मेरी श्योरिटी आप लोगों से। ठीक है, तो राइटिंग पोर्शन कम रहेगा, रेगुलर बैच में होता है राइटिंग पूरा लिख के पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखना थोड़ा कम होगा, यहाँ पे चार्ट मेकिंग कराऊंगा आप लोगों को। ये चार्ट आपकी जान बनने वाले एग्जाम के पॉइंट से। ठीक है, हाँ जी बेटा, वेडनेसडे को होगा सब भाई बेटा। ओके, दूसरा पार्ट अभी बता देता हूं, यहां पर जो नोट्स मैं आपको दूंगा, आपको उन्हीं नोट्स को प्रेफर करना है, नोट्स में सब कुछ कवर कर रखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, हाँ हाँ मानिक बेटा, एग्जैक्टली वही कराने वाला हूं। ठीक है, पहले लो वाला पार्ट पोर्शन करने वाला हूं। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट वाले पार्ट के थ्रू अपना कंसेप्ट वाला पार्ट। तो एक बात समझना यारो, शुरुआत में जैसे हमारा कंटेंट आया, प्लीज मैं चाहूंगा पहले सुनना है, समझा मैं अपने आप दूंगा, टेंशन मत लो, समझाने की टेंशन मत लो तुम लोग, तुम्हारे ब्रेन में लो को बिठाना मेरा काम है, बस तुम्हें सिर्फ नॉर्मली सुनना है क्लासेस के टाइम पे। ओके, और जब क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ कोई डाउट है तो अपने डाउट मेंशन कर देना मुझे। ठीक है, ओके चलिए बेटा। हाँ बेटा पीयूष, एग्जैक्टली। तो बात करते हैं बेटा हमारे बिजनेस लॉ के अंदर हमारा सबसे पहला एक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और आज की कहानी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आपको आज समझाने का पैटर्न मैं फिर से चेंज करने वाला हूं। हाँ मैं लेके आया हूं बेटा हथियार, आज हथियार है हमारे पास में, आज पिस्टल लेके आया बेटा, आज तो हिसाब होगा सबका। ठीक है, तो आज क्लास में आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, दिखाऊंगा कैसे अपने आप याद हो जाएंगे आपको। चलिए तो बेटा बस स्टार्ट करते हैं, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सुनो 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 भाई लोगों, कुछ बात अभी से जान लो ताकि क्लैरिटी तुम्हें हमेशा तक आगे तक रहे। एक बात तो हमने पहले भी जानी है, अपनी क्लास में पढ़ी है कि किसी भी एक्ट के साथ में अगर उसका ईयर लिखा जाता है तो ईयर दो ही लिखे जाते हैं, या तो जिस ईयर में वो एक्ट बना था, या फिर वो ईयर जिस ईयर के अंदर 75% दैट इज मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द एक्ट हैज बीन चेंज्ड। याद रखना क्या बोल रहा हूं बातें, एग्जैक्टली क्या बोला मैंने, एकदम मैंने कहा जीरो से शुरू करने वाला हूं, इसलिए हर बात सुननी है आप लोगों को। पहली बात क्या बोली, या तो एक्ट के साथ में वो ईयर लिखा जाएगा, बेटा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट नमन वही कर रहा हूं नमन, अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम एक टॉपिक हमारे पास चैप्टर बनता है, उसके अंदर भारत के संविधान की बात की गई, वहां से भी स्टार्ट करना होता है आपको। ठीक है, वो लास्ट में कवर करना क्योंकि उससे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, बाकी सारे एक्ट्स में सेक्शंस आते हैं। ठीक है, ओके पहले सेक्शन वाला पार्ट कवर करते हैं अपने पास में। सुनो ध्यान से, गुड मॉर्निंग बेटा गुलशन। तो क्या बोला, या तो एक्ट मिलेगा, एक्ट का ईयर मिलता है जो फॉर्मेशन का ईयर होता है मेरे लाल, या फिर जिस ईयर के अंदर, उस ईयर के अंदर मेजर पार्ट, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट हैज बीन चेंज, मेजर पार्ट ऑल्टर हो चुका हो, चेंज हो चुका हो, अमेंड हो चुका हो, वो ईयर लिखा जाता है। हाँ जी जंगी लाइव चल रही बेटा, दो बातें होती हैं। अब बात है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया कब गया, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया कब गया, वो डेट क्या थी, किसने बनाया, दूसरी बात क्या ये जिस दिन बनाया गया उसी दिन जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल हो गया, बाद में एप्लीकेबल हुआ। तो यहां पर डेट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, कब बना, कब अप्लाई हुआ, किसने बनाया था, उसके बाद में क्वेश्चन मुझे कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट इंट्रो वाले पार्ट में बात कर रहा हूं, आओ लिखते हैं थोड़ी बातें। बताओ भैया बताओ, हमारी सबसे पहली बात का चार्ट बनाते हैं, मैंने बोल दिया बेटा पहले से ही, रेगुलर बैच में पूरा लिखते हैं, यहां मैं सब आपको चार्ट के थ्रू समझाने वाला हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं, फिर नोट्स दिखाऊंगा प्रॉपर्ली क्या हम पढ़ रहे हैं। ओके चलो बताओ भाई लोग, रिप्लाई करो, जवाब दो जवाब दो, कब बनाया था, कब बना था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्वेश्चन है बताओ। हाँ नलायक, हाँ नेहा नलायक, बताओ मुझे कब बना था हमारा, वेरी गुड, पैसे की दुनिया 25 अप्रैल को बना था, एग्जैक्टली पीयूष शिवलेक्स, वेरी गुड बेटा। तो लिखो बेटा क्या बोलेंगे, ये बना था, लिखो ऑन फॉर्म्ड ऑन
25th of April 1872, 25th of April 1872, जो गन वाला पोर्शन अलाइक को एग्जांपल में यूज करने वाला, इसलिए बताया तुमको मैंने। हाँ आगे आओ। किसने बनाया था भाई, बताना मुझे, किसने बनाया था ये एक्ट? बनाया किसने था भाई? 1872 में इंडिया में ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, रिमेंबर। तो पहली बात आती है, याद रखना हमेशा, बनाया किसने था? फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑलवेज रिमेंबर, किसने बनाया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। इसी को आप ये लिखते हो, क्या लिखते हो? इसे लिखते हो द प्री लेजिस्लेचर। लॉ में हर शब्द को समझ के पढ़ना। द प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। मैं स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूं, इंडिपेंडेंट इंडिया। सर अक्सर आपको ये वर्ड मिल जाता है बेटा, द प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। अब कॉमन सी बात है, इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले जो लेजिस्लेचर मतलब होता है लॉ मेकर्स। द वर्ड लेजिस्लेचर मतलब जिन्होंने कानून जो कानून बनाते हैं उसी को लेजिस्लेटर बोलते हैं, रिमेंबर। जो लोग बनाया गया तो क्या बोले? लेजिस्लेशन मतलब एक्ट बनाना, लेजिस्लेटर मतलब जो लोग बनाते हैं, लॉ मेकर्स को बोलते हैं। तो भैया इंडिपेंडेंस से जो लॉ मेकर्स थे कौन थे भैया, बताना। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में कौन थे लॉ मेकर्स? सिंपल सी बात, ब्रिटिशर्स थे। तो उस समय पर देश में कौन सी पार्लियामेंट थी? क्या इंडियन पार्लियामेंट थी वहां पे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दर्शित, मैगी, संतोष, शिवलक्ष, सवाल, गुलशन, बहुत बढ़िया। जहांगीर, एग्जैक्टली, सब ब्रिटिशर्स थे। तो क्या बोलेंगे? याद रखना ये एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। बट सर हमें तो आंसर में इंडियन पार्लियामेंट लिखना पड़ता है नहीं है सर? तो सुनो बात ध्यान से बेटा, एक्ट बनाया किसने था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। लेकिन 1947 याद कर लो, 1947 में इंडियन गवर्नमेंट के बाद जब हमें आजादी मिल चुकी थी, उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट के पास में ऑप्शन था कि क्या वो अपने नए कानून बनाए या फिर जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून है उन्हीं को कंटिन्यू करे। उन्हीं में से एक्ट था हमारे पास जिन्हें कंटिन्यू किया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो रिमेंबर, याद रखना सर, बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने था, लेकिन इसे आगे कंटिन्यू किसने किया? कंटिन्यू किया हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने। इसलिए इसमें दो नाम लिखे जाते हैं, पहले लिखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, दूसरा क्या लिखते हैं? सेकंड नाम लिखते हैं हमारे पास कौन सा? लिखो लेटर ऑन, बाद में किसने किया? लेटर ऑन बाय द इंडियन पार्लियामेंट, कंटिन्यूड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो यहां पर दो शब्द मिलते हैं बेटा, बनाया किसने और इसे कंटिन्यू किसने किया। बनाया किसने और इसे कंटिन्यू किसने किया, ये बन गया हमारा पहला पॉइंट। बोलो क्लियर है? क्या आपको फॉर्मेशन की बात समझ में आ गई कि किसने बनाया था? वेरी गुड गुलशन, वेरी वाह बेटे, लाजवाब। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़े। सर पढ़ आपसे 2 महीने से रहे हैं लेकिन लाइव क्लास पहली बार। लियाश बेटा वेलकम, अब चलती रही है बेटा क्लासेस, डोंट वरी। हमारी इंटर वाली क्लास भी चल रही है, ये भी चलती रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चले आइए अगला क्वेश्चन। भैया अगला क्वेश्चन आया फॉर्मेशन के बाद में, ये एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया? केम इनटू फोर्स। अब प्लीज बेटा एक बात सुन लो, चैप्टर बेशक पहला है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि लॉ के अंदर ये चैप्टर, खासकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चैप्टर इतनी ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि इस चैप्टर के अगर इसी चैप्टर में कंसेप्ट है बेटा लॉ के। अगर लीगल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो पूरा लॉ तुम्हारा लटकता रहेगा। तो क्वेश्चन समझना, जब डेफिनेशन का पार्ट आएगा, वो डेफिनेशन के नाम से ही चैप्टर्स आ गए हमारे पास में। हम पढ़ेंगे डेफिनेशन वाली कहानी को अपने पास, और एक सिंगल स्टोरी से पूरा पार्ट खत्म कर लेंगे। बट मुझे बात बताओ, ये एक्ट बनाया, बन तो गया 25 अप्रैल को, लेकिन आम जनता पर, सुनना, जनरल पब्लिक पर किस दिन अप्लाई हुआ? डेट ये। वेरी गुड पीयूष, एलएम राजा, जहांगीर, विवेक, सवाई, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, हाँ सर, हम आपके सारे आंसर दिया, जो हम आंसर दे रहे हैं ये हम आपकी पुरानी वीडियो को देख के दे रहे हैं। बैगी, अरे वाह बेटा, शाबाश, वेरी गुड। क्या बोलूं भाई, एक बात सीखो ध्यान से, जब जब अब तुम्हें केम इनटू फोर्स वर्ड दिखेगा कहीं पर, इस वर्ड की और नाम भी सीख लो, इसी को बोलते हैं बेटा एनफोर्समेंट। अगर आपको एनफोर्समेंट वर्ड दिखा, अगर आपको परमिशन वर्ड दिखा, परमिटेबल वर्ड दिखा, या आपको एप्लीकेबल वर्ड दिखा, इन तीनों का मतलब मेरे लाल सेम होगा। ध्यान रखना, इन तीनों का मतलब सेम है। तो जब भी कोई पूछता है कोई एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया, केम इनटू फोर्स मतलब कब फोर्स हुआ, कब एनफोर्स हुआ, मतलब क्या है? मतलब है जनरल पब्लिक पर, जनरल पब्लिक पर किस दिन लागू हुआ, लागू हुआ किस दिन आम जनता पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, लग गया था। तो आंसर है एनफोर्समेंट कब हुआ, परमिटेबल कब हुआ, या अप्लाई कब हुआ। तो क्या डेट थी, क्या लिखा? वेरी गुड, रिप्लाई किया सब लोगों ने। सर ये अप्लाई हुआ ऑन 1 September 1872।
1 सितंबर 1872 में ये एक्ट अप्लाई हो गया था, जनरल पब्लिक पर, आम जनता पर अप्लाई हो गया था। एक बात सुनो ध्यान से यार, रट्टा नहीं मारना, बी प्रैक्टिकल इन दिस, समझो ध्यान से बात को, कॉमन सेंस समझो। हमारे देश में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, आपने कुछ समय पहले सुना होगा भाई जीएसटी लेके आए लोग, रिमेंबर जीएसटी लेके आए। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि हमारे देश का बजट आया, हर साल आता है, रिमेंबर, हमारे देश का एनुअल बजट पास हुआ। माय क्वेश्चन इज, अब बजट में जो टैक्स के रेट्स थे, टैक्स भी देखो, टैक्स भी क्या है, टैक्स भी टैक्स लो, ये लो का पार्टी है, टैक्स लो बोलते हैं उसको। अब बताओ ना, अगर कोई चीज गवर्नमेंट ने बनाई और बनाने के बाद उसे जनरल पब्लिक पर पास ऑन कर दिया, एनफोर्स कर दिया, तो क्या हर देश का हर एक व्यक्ति जो यहां पर रह रहा है, क्या वो उसे फॉलो करने के लिए बाउंड है या नहीं है? बताओ ना मुझे। क्या एनफोर्समेंट का मतलब यही हुआ कि भैया अब पहले बनाया गया, उसके बाद में आम जनता पर अप्लाई कर दिया गया, एंड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया शुड इज बाउंड टू फॉलो द लॉ? एग्जैक्टली, यस और नो? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। कशिश बेटा अभी क्यों पूछना, स्टार्ट करता है, स्टार्ट हुआ कर, अभी बताओ सिलेबस कब खत्म हो जाने लायक? हाँ हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, डन है, हाँ एग्जैक्टली होगा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन, ये सारे जो भी बता रहा हूं ये सारा पार्ट बेटा इंट्रो का पार्ट है, मैं अभी सिर्फ इसकी एक्ट के इंट्रो के बारे में बात कर रहा हूं, और मैंने पहले बोल दिया एकदम डीप में नहीं जा रहा, हम अपने पास समझ रहे हैं फास्ट ट्रैक मोड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, फॉर्मेशन हो गया, एनफोर्समेंट भी हो गया, अगला क्वेश्चन, कहां कहां पर एप्लीकेबल है? कुछ बच्चों ने मुझे पहले से रिप्लाई कर दिया है, ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है? वेरी गुड जहांगीर, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या आज हम इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लिखें या ना लिखें? लिखना होगा, क्योंकि रीजन इज, एक आर्टिकल था हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, आर्टिकल 370, वो आर्टिकल 370 बेटा एक स्पेशल प्रिविलेज देता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। भी मैं डीप में नहीं जा रहा हूं, पहले मैं समझाया था मैप के थ्रू, नॉर्मली समझो बात ध्यान से। आपके देश में, सुनो ध्यान से, हमारे देश में इंडिपेंडेंस की जब बात आने लगी तो वहां पर दो ऐसी स्टेट थी जो कि भारत का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी, जानते हो? उन दो में से एक था हैदराबाद और दूसरा था बेटा आपका जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त पर जब ये लोग तैयार नहीं हो रहे थे तो उस टाइम पे हैदराबाद के निजाम और जम्मू एंड कश्मीर के राजा, रिमेंबर महाराजा जो थे, ये दोनों लोग पाकिस्तान के फेवर में थे, ना कि इंडिया के फेवर में थे। अब हुआ क्या, इन्हें मनाने के लिए पहले इनिशियली क्या किया गया, आज तुम एक बात जानोगे, तुम्हारे मन से बात समझ में आएगी क्यों आज भी पाकिस्तान कहता है कि हमें कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। वो पाकिस्तान क्यों कहता है वो भी जानोगे तुम आज, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले यहां पर। बेटा हुआ क्या था, नॉर्मली बात सुनना, मैं लिख के नहीं बता रहा, ठीक है, बात सुनना। हैदराबाद के निजाम जो थे वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, और ना ही जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा तैयार थे इस चीज को लेकर रेडी होने के लिए। अब हुआ क्या, शॉर्ट में समझना, हमारे जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जो बने थे, उन्होंने बोला भैया क्या करें, किसको अंदर लेके आए। अब हैदराबाद एक प्लेस जो कि एकदम इंडिया के बीचों बीच, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना पूरे देश के लिए खतरा था। तो ऑप्शन दिया गया कि भैया या तो एक काम करो, अगर हैदराबाद के निजाम इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं तो हम पाकिस्तान पे बाद में चर्चा कर, हम जम्मू एंड कश्मीर पे बाद में चर्चा कर लेंगे, हम सोच लेंगे भैया ठीक है पाकिस्तान को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिसाइड हो गया था बेटा, ये मुंह से बात हो गई थी। अब हुआ क्या, हैदराबाद के निजाम को अग्री करके हाँ भरवा के इंडिया का हिस्सा बना लिया गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर उस समय पर पाकिस्तान के लिए बात चल रही थी, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, ये बात हो गई थी उस टाइम पर, क्योंकि वहां के लोग भी यही चाहते थे, राजा भी यही चाहते थे। अब हुआ क्या, हैदराबाद हिस्से में आ गया, बट बच कौन गया, जम्मू एंड कश्मीर बच गया। अब हुआ क्या, उस समय पर जो अफगान लोग थे, रिमेंबर उन्होंने क्या किया, सेम समय पर जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया, और अटैक करने के टाइम पर आक्रमण कर दिया, और जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प मांगी थी, सुन लो ध्यान से, उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प मांगी थी, बट पाकिस्तान ने अपने हाथ ऊपर कर दिया, भैया मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, हमारा देश तो अभी तैयार बनकर खड़ा भी नहीं हुआ, हम हेल्प कैसे कर दे तुम्हारी। और ऐसी कंडीशन के अंदर उनके सामने सबसे पहले कौन आया, भारत, क्योंकि इंडिया की आर्मी उस समय तैयार हो चुकी थी पहले से ही, तो इंडिया ने सपोर्ट किया, हेल्प किया महाराजा को, बट इस कंडीशन पे हाँ करवाया कि भैया आपको अपनी मर्जी से भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको हम कुछ स्पेशल राइट्स भी देंगे, स्पेशल प्रिविलेज भी देंगे। वो राइट्स ये होंगे कि आपकी स्टेट के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ऊपर कभी भी कोई कानून बिना आपकी परमिशन के अप्लाई नहीं होगा, मतलब जेएनके स्टेट के ऊपर वहां की गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी वो कोई भी सेंटर का कानून वहां पर अप्लाई नहीं होगा।
और यही था बेटा आर्टिकल 370 भारत के संविधान का, भारत के संविधान का। तो ये बातें मैंने बोल दी है, अभी लिखवाई नहीं है, बस इनको बस याद रखना आप लोगों को। इसीलिए आर्टिकल 370 था जो कि एक स्पेशल प्रिविलेज देता था। लेकिन अब वो 2019 की बात है, वहां पर उस टाइम पर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस आर्टिकल 370 को वहां से हटा दिया, जिसका मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वो स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता उनको, और अब देश में बनने वाला हर एक कानून जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर भी एप्लीकेबल होगा। यही है बेटा आर्टिकल 370। इसलिए आप लिखते क्या हो, लिखो दिस एक्ट। अब इसका मतलब ये क्या है, ये एक्ट पहले एप्लीकेबल नहीं था बट अब एप्लीकेबल है। क्या लिखूंगा, लिखो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल। आपने लिखा दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। देखो कैसे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नाउ यूजिंग द वर्ड इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को मिला के पूरे देश पर अब ये एप्लीकेबल है। तो इंक्लूडिंग वर्ड लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी लेने के लिए, रिमेंबर। हाँ 5 अगस्त को हटाया था एग्जैक्टली, ठीक है। कब बेटा, नीचे लिख लो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब पॉइंट ये आता है कि जम्मू एंड कश्मीर पर पहले था, तो कब, लिखो आफ्टर रिमूवल, आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370। याद रहेगी बात बेटा, डन है। तो कब बना, कब एनफोर्समेंट में आया, और अब रिमूवल के बाद में क्या हो गया, डन है गाइस, ठीक है। हाँ उससे पहले नहीं था रियांश, उससे पहले एप्लीकेबल था वहां बेटा, ओके रिमेंबर। जेएनके के ऊपर उससे पहले ये पार्ट आपके पास में एप्लीकेबल नहीं था, बाद में एप्लीकेबल हुआ, डन है। अब आया अगली कहानी। हालांकि आपको डेट याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं कि कब हटा आर्टिकल 370, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी इतना याद रखना कि आर्टिकल 370 हटने के बाद में अब ये वहां पर भी एप्लीकेबल है। अगला इंट्रो का पार्ट और लास्ट इंट्रो का पार्ट, बिफोर स्टार्टिंग डेफिनेशन क्या बनता है। अब एक बात और सीखते हैं, किसी भी एक्ट में जो सेक्शन नंबर 1 होता है बेटा, वो एप्लीकेबल सेक्शन होता है। एप्लीकेबल सेक्शन मतलब कि कब एप्लीकेबल हुआ और कहां कहां एप्लीकेबल है, ये सेक्शन 1 होता है हमेशा ध्यान रखना। सेक्शन 1 ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि भैया कोई एक्ट कहां कहां पर कब कब एप्लीकेबल हुआ, याद रहेगी बात। अगला, वेरी आशीष बेटा वेरी गुड, इसका वाला तुमने क्लास देख ली ना, लाइक बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इफेक्ट कैसा है, इफेक्ट मतलब प्रभाव कैसा है। अगर मैं कहता हूं हमारे देश में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, तो ये पार्ट आया कि क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये क्या इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। सर ये वर्ड क्या है, वर्ड समझो, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। बट रेट्रो का मतलब होता है जिसका कनेक्शन पास्ट से होता है, वो चीज जो कि पास्ट से रिलेट करती है उसे रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। ये वर्ड आपको आगे 2-3 जगह सुनने को और मिलेगा, ध्यान रखना। और प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है आगे के बारे में बात करने वाला। तो बताओ ना बेटा, एक बात पूछता हूं, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऐसा तो नहीं है ना कि चेंज ही नहीं आए होंगे, सोचो। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई बदलाव ही नहीं आया होगा, बदलाव तो आए होंगे, बट अभी तक कोई मेजर चेंज नहीं आया। मेजर का मतलब क्या होता है, लिसन टू मी, जब जब आप वर्ड सुनते हो ना मेजर चेंज, मेजर का मतलब होता है 75% या उससे ज्यादा का हिस्सा बदल दिया गया, तब उस एक्ट का ईयर भी बदल जाता है, याद रखना। जैसे कंपनी 13 पढ़ते हो ना, पहले अलग था अलग हो गया, रिमेंबर माय पॉइंट इज। लेकिन अभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में 1872 वर्ड यूज करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्ट में मेजर अमेंडमेंट नहीं आया। लेकिन मुझे बात बताओ भाई, चेंज तो आए होंगे ना, बदलाव तो आए होंगे ना, सर आए होंगे। एग्जाम्पल मुझे बताओ, कल मतलब एग्जाम्पल के लिए, पहले सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, पहले मान लो मैं कहता हूं कि कोई फाइन था, एग्जाम्पल पहले मान लो इंडिपेंडेंस से पहले कोई फाइन था, 50 रुपए का फाइन था एग्जाम्पल। आज वो फाइन अगर 5,000 रुपए किसी लॉ में हो गया, तो क्या 50 रुपए लेके चलोगे या 5,000 लेके चलोगे, बताना मुझे, कौन सा वाला लेके चलोगे। वेरी गुड, गुलशन, शेख, जहांगीर, सुशील, शिवलक्ष्य, बहुत बढ़िया, पीयूष, अरे वाह बेटे मौज कर दी, मजा आ गया, वेरी गुड, रिप्लाई करके चेक करके, वेरी गुड, नौशीन, बहुत बढ़िया। सर प्रोस्पेक्टिव आगे वाला फॉलो करेंगे, हाँ पैसे की तो नहीं करे, लाइक कर दो सारे, हाँ बेटा लाइक तो इनकी चॉइस से करेंगे, तो अटेंडेंस है इसकी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो जो बदल चुका है उसे लेके चलोगे, तो वही तो यहां पर भी एप्लीकेबल है। तो लिखो इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, बट जिस चीज को बदल दिया गया आप उसी को लेकर चलोगे, याद रहेगी बात। तो लिखो क्या बोलेंगे, हाँ जी सब भाई लाइक कर दिया, कह रहा अरे बेटा अटेंडेंस, लाइक का मतलब अटेंडेंस है। अब मैं जब बोलूं अटेंडेंस लगा देना भाई आपने, ठीक है। आओ लिखो बेटा, दिस एक्ट डज नॉट हैव, दिस एक्ट डज नॉट हैव, लिखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मतलब ये पास्ट से कनेक्टेड नहीं है, लिखूंगा पास्ट से कनेक्टेड नहीं है, ये पास का पार्ट नहीं है,
पास्ट का पार्ट नहीं लेके चलोगे, पास्ट से कनेक्टेड को बोलते हैं। जो चीज पास्ट से कनेक्ट करती है उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। तो इस एक्ट का पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, क्या बोलोगे? लिखो दिस हैज, क्या एक्ट है इसका? लिखो इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब अब जब जब कोई भी बदलाव आएगा वो एप्लीकेबल इसी के ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ बेटा बताओ, क्या ये इंट्रो की बातें आपको याद रहेंगी? है ना? और क्या ये चार्ट समझ में आया आपको? कब बना, कब अप्लाई हुआ, कहां का एप्लीकेबल है, क्या इफेक्ट है, ये 4 बात याद रखनी है आपको इनिशियली। बोलो बोलो, डन 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 बोलो। ओके जाएंगे, यस क्लियर है। चले अब बेटा नंबर आएगा हमारा सेक्शन नंबर 2 का। सेक्शन नंबर 2 जो कि डेफिनेशन सेक्शन है, ध्यान रखना। अब देखो इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट की बुक है भैया, है ना, कानून बेयर एक्ट बोलते हैं उसको। अब उस बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 2 जो है वो है किसके लिए? डेफिनेशन के लिए। अब बच्चे डेफिनेशन याद करना जरूरी है। मैं कह रहा हूं भैया, अगर किसी बच्चे ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है या उसे समझ में अभी तक नहीं आई है या वो इन्हें ऊपर से पढ़ के आगे बढ़ चुका है, बेटा लिख के ले लो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस बच्चे का अधूरा रहेगा। वो पूरा पढ़ ले तब भी समझ में नहीं आएगा ढंग से उसको। रीजन इज, जब तक आप उन शब्दों के एक्चुअल लीगल मतलब नहीं जानोगे, लीगल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है भाई लोगों। ये इंग्लिश लैंग्वेज होती तो किसी कहानी भी वैसी होती। और ट्राई करना हो, ट्राई कर लेना, कभी भी इलीगल लैंग्वेज को पढ़ने के बाद में आप सोचना कि मैं याद नहीं करूंगा, तुम भूल जाओगे उस एक्ट को बाद में, ध्यान रखना। इसलिए टारगेट क्या हमारे पास में, आपको यहीं से बात करना है हमारे। ठीक है जाएंगे बेटा, अब होगा, डोंट वेट, टेंशन मत लो, अब यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर है सर, गुलशन कह रहे क्लियर है, ठीक है आओ। तो लीजिए गाइस आगे बढ़ता हूं, और अब नंबर आता है हमारे पास में हमारी डेफिनेशन का। तो हमारा इंट्रो वाला पार्ट मैंने पूरा बता दिया कि भैया इंट्रो में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारा हो गया है। अब नंबर आया हमारे पास में डेफिनेशन वाले पार्ट का। डेफिनेशन को मैंने एक सीक्वेंस दिया है, रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस सीक्वेंस में पढ़ना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ए से लेके एल तक सारी डेफिनेशन है। श्रेया बेटा कह रही सर, श्रेया कह रही सेक्शन याद करना रिक्वायरमेंट है। श्रेया आई एम जस्ट रिकमेंडिंग खास के डेफिनेशन के सेक्शन याद कर लेना बेटा, बाकी इसके अलावा सेक्शन याद करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ध्यान रखना। ओके, खासकर डेफिनेशन के सेक्शन मत मिस करना, डेफिनेशन के सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सेक्शन याद भी नहीं करने आपको, मैं याद करवा दूंगा अभी के भी, देखना अभी दिखाता हूं कैसे सेक्शन याद किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। सुनो भाई लोगों, हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन सारी, ऑफर से लेके ए से लेके एल तक पढ़ने वाले, ए से एल तक पढ़ने वाले। तो बात करें, चलिए सुनो सुनो सुनो। डेफिनेशन के पार्ट में अब हमारे पास में मैं लिखता हूं कुछ बातें पहले। तो सेक्शन नंबर 1 क्या था? सेक्शन नंबर 1 टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबल पार्ट। अब बात है भैया डेफिनेशंस याद करो। अब डेफिनेशन नहीं है बेटा, लीगल डेफिनेशन है मेरे लाल, ये लीगल डेफिनेशन, लॉ के अंदर वो डेफिनेशन जो आपका पीछा एंड तक नहीं छोड़ने वाली, एंड तक नहीं छोड़ने वाली। हाँ जी, हाँ प्रगति कह सर मैंने आपकी क्लास पहले ओल्ड वाली क्लास देख ली है और नोट्स भी बना लिए, तो क्या वापस बनाना पड़ेगा? प्रगति बेटा इन केस इफ यू फील कि कुछ नया पार्ट आपके चार्ट में दिखता है आपको, तो आप नोट कर लेना, वरना आप उसको पढ़ते रहो, वो नोट खूब खोल लो। ठीक है, ओके चलिए, जो लिखा हो कोई दिक्कत नहीं लिखा हो नोट करना बेटा। तो लिखता हूं सेक्शन नंबर 2, याद रखना सेक्शन नंबर 2 बताता है बेटा आपकी डेफिनेशन के बारे में। अब देखो एक बात, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सेक्शन कैसे लिखते हैं, गाइस सुनना, मैं सेक्शन को पूरा भी लिख सकता हूं सेक्शन नंबर 2, मैं सेक्शन को एससीसी डॉट भी लिख सकता हूं। अगर मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में कुछ लिखता हूं तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में कुछ लिखा तो उसे क्या बोलोगे? और उसके साथ भी ब्रैकेट लगाया तो उसे क्या बोलोगे? एग्जांपल मान लो यहां मैंने लिखा सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में ए, फिर लिखा मैंने 1 और उसके बाद दोबारा लिख दिया मैंने एग्जांपल 2। इसे कैसे पढ़ोगे भाई लोगों, बताना मुझे। ये तो तुम्हें पता है सेक्शन नंबर 2 बोलेंगे, सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 2, इसे कैसे पढ़ोगे भाई बताना मुझे, पढ़ते कैसे इस चीज को? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजा आ गया भाई लोगों, बहुत मजा आ रहा है। एक सेकंड, क्या बोलेंगे? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, सेक्शन के साथ में जो पार्ट लिखा ब्रैकेट में उसे बोलते हैं सब सेक्शन। सब सेक्शन मतलब है क्लोज, क्लोज क्लोज 1, और इसे बोलेंगे सब क्लोज 2। तो क्लोज का हिस्सा क्या बनेगा? सब क्लोज। तो वर्ड क्या बना सर? ये बन गया हमारे पास में सेक्शन, सेक्शन ये बन गया हमारे पास में सब सेक्शन। भाई सेक्शन कैसे क्या बनेगा? सब सेक्शन। इसे बोलते हैं बेटा क्लोज, इसे बोलते हैं सब क्लोज। इसके बाद मिलता है सर्कुलर, कब ईयर, कौन सी ईयर में सर्कुलर है वो पेपर नहीं पढ़ना, ठीक है, याद रहेगी बात। तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको मैं। अब आता है कंटेंट के ऊपर। तो डेफिनेशन का सेक्शन है भैया सेक्शन नंबर 2, इसका मतलब ये हुआ भाई सुनना कि
हमारा सेक्शन नंबर 2 है जिसमें सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। सुनना क्या बोल रहा हूं? सेक्शन नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन के बारे में बताता है, वो सारी लीगल डेफिनेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर एप्लीकेबल है। अच्छी बात यह है बेटा कि हमारे पास में एक्ट, हमारा जो अलग एक्ट एक्ट है, सोगा वाले पार्ट भी पहले कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, इसलिए जो लीगल डेफिनेशन यहां पढ़ रहे हो वही लीगल डेफिनेशन उस पर भी एप्लीकेबल है। ये बात ध्यान रखना। ओके, अब बात समझते हैं। वेरी गुड। तो सुनो भाई लोगों, एक बात जाननी है मुझे आप लोगों से, अगर सारी डेफिनेशन इसका हिस्सा है तो क्या मैं इसे कैसे याद रखूं? मैं याद कैसे करूं? एग्जांपल, मुझे तो याद ही नहीं होगा, ऐसे कैसे याद रखूं? सर, याद करने का सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं। मैंने बोल दिया, लिखवाऊंगा कभी से, नोट करना भैया। सेक्शन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले ए पार्ट, ए फॉर एप्पल, रिमेंबर, A for apple, B for ball, A, B, C, D, E, F, G, H, आगे लिखूं I, J, K, L। अब एक बात बताओ, A से लेके L तक मैंने लिख दिया, रिमेंबर, A, B, C, ये तो याद है ना, ये भी याद कराऊंगा। बताओ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ठीक है? ओके, अब बताओ ना मुझे, जितनी भी डेफिनेशन इन सारे पार्ट में लिखी हुई है, उनका कॉमन सेक्शन कौन है भाई? डेफिनेशन का कॉमन सेक्शन कौन है? सेक्शन 1 है क्या? नहीं सर, सेक्शन 2 है। तो क्या बोलूंगा अगर मैं इन सबके आगे लिख दूं सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, क्या बन जाएगा? पढ़ो, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2, सबके सामने अगर मैं कॉमन सेक्शन लिख दूं जिसका ये हिस्सा है, जिसका ये हिस्सा है, तो चेक करो क्या सारे सेक्शन तैयार हो गए नहीं हो गए? बोलो, क्या सारे के सारे सेक्शन तैयार हो गए या नहीं हो गए? बताओ। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन की, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन एल, बताओ हाँ है ना? तो ये तो हो गया भाई सेक्शन का नंबर, ये तो हो गया सेक्शन का नंबर। अब बात है कि कौन कौन सा पार्ट इसमें डिफाइन किया गया। रिमेंबर, अब दिखाता हूं, अब पढ़ना। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी, ऐसे ही आपको एल तक लिखना है। लिख लिया? अब वो याद करते हैं। याद करवाने का बेस्ट तरीका सिखाता हूं, सुनना ध्यान से बात को, रट्टा नहीं मारना। अगर मेरी बात मनदीप या टीम सुन रही है तो प्लीज एक बार ऑफिस केबिन में आइए, स्टूडियो में आइए प्लीज, क्योंकि मुझे बच्चों को एक कहानी सुनानी है, उस कहानी के थ्रू ये सारे सेक्शन, उनकी लीगल डेफिनेशन मुझे इन्हें याद करवानी है। सेक्शन नंबर देखो, पढ़ लो, 2A, B, C, D, हर एक पार्ट सीक्वेंस में E, F, G, H, I, J, K, L, तो सारे सेक्शन है मेरे लाल। अब इन सारे सेक्शन के ऊपर जितने भी सारे लीगल डेफिनेशन है, मैं आपको एक सिंगल स्टोरी सुनाकर आपका मुझे वो चाहिएगा, कॉन्टिन्यूएशन रिप्लाई चाहिएगा। मैं बात करूंगा मनदीप या शिवम से, ठीक है? तो अगर टीम में कोई मेरी बात सुन रहा है इस टाइम पे बाहर, तो प्लीज मनदीप को या शिवम को भेज दीजिए प्लीज। हाँ जी, सबने रिप्लाई भी कर दिया, ऑफर लिखो एक्सेप्ट। बेटा रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग, हम सीखेंगे भाई। लो, रट्टा मारने की चीज है ही नहीं मेरे लाल, लो को समझना पड़ता है, लो समझ के किया जाता है। रिमेंबर, तो हम लोग को समझ के पढ़ने वाले हैं। लो भैया आ गए हमारे हमारे प्यारे मनदीप। मनदीप जी आपके लिए माइक निकाल देता हूं मैं ना, आइए। तो गाइस, हमारे ऑफिस में वैसे सारे हैंडसम हैंडसम लड़के हैं, ठीक है? गर्ल्स तो हैं अच्छी अच्छी। तो नॉर्मली अब हमारे सेकंड हैंडसम लड़के मिलाते हैं। आइए मनदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। सुन पा रहे हैं? से हाय सबको, हेलो बोलिए, हाय बोलिए। हेलो हेलो भाई कैसा है मनदीप, कैसा लगा मनदीप? मनदीप आपकी बात स्लो गई है बच्चों को, हेलो हेलो, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आइए गाइस, मनदीप से कुछ बातें करूंगा। मनदीप थोड़ी सड़ जाइए, ठीक है? अब बात करता हूँ, सुना ध्यान से। कुछ चीजें मनदीप से पूछने वाला हूं और आप सब लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, सब तैयार है? हाँ जी मनदीप। मनदीप मैं 1 बाय 1 चीजें डिस्कस करने वाला हूं आज, तो मैं आपके लिए कुछ लेके भी आया था वैसे, ठीक है? अब बात करता हूं गाइस, सब सुनना ध्यान से मेरी कहानी को। लेट, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे पानी की बोतल दिख रही है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। मनदीप कुछ बातें करेंगे हम लोग, और गाइस आप लोग हर एक पार्ट को सुनते रहना। तुमने अगर सुन लिया, याद मैं अपने आप करवा दूंगा, ध्यान रखना। अब सुनना ध्यान से, पहले समझा रहा हूं क्या लिखा हुआ है, फिर पढ़ेंगे इसको। मतलब पानी की बोतल है, ये मुझे आपको बेचनी है, तो मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है? आपको नॉर्मल जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करनी है, ठीक है? मनदीप इसको माइक को ऊपर लगा लीजिए आप, मैं सेट करता हूँ इसको, माइक को, ठीक है? अब मैं मनदीप की बात सुनाई दे रही, सबको सुनाई दे रही है? ठीक है सर, ओके। मनदीप, आई वांट टू सेल दिस वाटर बॉटल टू यू फॉर ₹500। मैं मनदीप को बोल रहा हूँ, मनदीप ये बोतल मैं आपको सुनना तुम भी, 500 रुपए में मनदीप को ये बोतल बेचना चाहता हूँ। क्या ये ऑफर है मेरे लाल? बताना। मैं मनदीप को ये बोतल 500 की बेचना चाहता हूं, क्या ये ऑफर है? हाँ है ना? यस सर, ऑफर है। अब मनदीप ने बोला ठीक है, लाओ बोतल दे दो मेरे को। अब बताओ, मनदीप ने बोला ठीक है सर, ओके, ये 500 में बोतल खरीदने को तैयार हूं।
क्या मनदीप की साइड से मुझे एक्सेप्टेंस मिला, यस और नो? तुम बताओ मुझे। मैंने ऑफर दिया कि 500 की बोतल बेचना चाहता हूं, मनदीप कह रहा है ओके मैं खरीदने को तैयार हूं। ओके का मतलब क्या हुआ? क्या ओके का मतलब यही हुआ भैया कि 500 रुपए दोगे मेरे को आप? हाँ ना, दोगे ना? बोतल ले ली इनको, मैंने बोतल ले ली इन लोगों ने, ठीक है, एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑफर, इसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। ठीक है भैया, अब आगे बात करते हैं। आगे बढ़ाते हैं कि बताओ कि क्या यहां पर हम दोनों में से कौन है प्रोमिसर और कौन है प्रोमिजी? ऑफरर कौन, ऑफरी कौन? इसी को बोलते हैं प्रोमिसर कौन, प्रोमिजी कौन। भाई किसने ऑफर दिया? मतलब किसने ऑफर दिया? आपने। मैंने दिया। तो जिसने ऑफर दिया वो कौन कहलाएगा? उसी को बोलता है ऑफरर। जिसने ऑफर दिया उसी को बोलते हैं ऑफरर। देखो चेक कर लो, लिखा ऊपर। अगर मैं कहता हूं भैया सिंपल सी बात, मैंने ऑफर दिया, तो ऑफर मैंने दिया, ऑफर। रिमेंबर, मनदीप ने क्या किया? एक्सेप्टेंस किया। रिमेंबर, अब हम दोनों में से जिसने ऑफर दिया वो कौन? प्रोमिसर। और जिसको ऑफर दिया गया, जिसने एक्सेप्ट किया वो कौन? प्रोमिजी। तो क्वेश्चन सिंपल सी बात, मैं प्रोमिसर, मनदीप प्रोमिजी। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? ओके, आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताओ मनदीप, हमारे बीच में पानी की बोतल का प्राइस क्या फिक्स किया हम लोगों ने? 500 रुपीज फिक्स किया। मतलब 500 रुपए और ये पानी की बोतल। जिस चीज को एग्जांपल पूछता हूं, मनदीप से पूछता हूं, तुम देखना मनदीप बता देगा। रिमेंबर, मनदीप बात बताओ मुझे, हमारे बीच में लेन देन क्या हुआ? बोतल का हुआ, और पैसे भी होंगे आपस में, ठीक है। तो कितने अमाउंट की बात की हमने? 500 की, 500 की बात की। तो 500 रुपए और ये पानी की बोतल, बताओ इसे क्या बोलोगे भाई? वेरी गुड, इसे बोलेंगे क्या? कंसीडरेशन। तो लीगल लैंग्वेज में जिन चीजों को लेके लेन देन किया जाता है वो उसी चीज को कंसीडरेशन बोलते हैं। अब मैंने इसको ये दिया एग्जांपल के लिए, ये डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते ना डॉक्टर साहब चेक कर दो मेरे को, इंजेक्शन लगाता है ना, सर्विस देगा, सर्विस के लिए क्या पैसा ले रहा है, तो उसकी सर्विस और पैसा क्या बन जाता है? कंसीडरेशन। तो हर दिन हम लोग कंसीडरेशन का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़े भैया। बता मनदीप, पूछो आप, सबको समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? ज्यादा क्लियर है? बताओ भैया। हाँ क्लियर है। हाँ, यूपी का लोना है भैया, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, कंसीडरेशन, ये तो मुझे भी समझ में आ गया। वही कह रहा है, मुझे समझ में आ गया। अब बता नालायक को, अब अगर तुमने कुछ बोला मार खाओगे तुम मुझसे। वेरी गुड, आगे बढ़ो। यस सर, क्लियर है। लो भैया, तो 4 डेफिनेशन के बाद तो यहां तक आगे बढ़ता हूं। अब मनदीप सुनना मेरी बात ध्यान से। जानते हो मनदीप, आपने जैसे मुझे, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, प्रोमिस भी थे, कंसीडरेशन भी था। अब यहां पर मुझे बताओ, तुम बताना मुझे देख के, क्या मनदीप और मेरे बीच में एक एक प्रॉमिस नहीं हुआ? क्या ये वादा नहीं है कि मैं बोतल दूंगा ही दूंगा आपको और आप मुझे पैसे दोगे? तो एक प्रॉमिस इनकी तरफ से और एक प्रॉमिस मेरी तरफ से। अब हम दोनों के प्रॉमिस कहलाएंगे ग्रुप ऑफ प्रॉमिसेस। भाई दो प्रॉमिस क्या बराबर है? ग्रुप ऑफ प्रॉमिस बोलेंगे। तो हम दोनों के प्रॉमिस मिलके क्या बना, बताना। हम दोनों के प्रॉमिस ने क्या बनाया? हम दोनों के प्रॉमिस ने बनाया कंसीडरेशन। क्या बनाया? कंसीडरेशन, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया, कंसीडरेशन बना। तो क्या पढ़ते हैं भैया, जब दो प्रॉमिसेस मिलके किसी कंसीडरेशन को जन्म देते हैं उसी को बोलते हैं अग्रीमेंट। तो मनदीप याद रखना, हमारा अग्रीमेंट हो चुका है। ये बोतल लोगे 500 देना मेरे को, बाद में ले लूंगा। यू पे कर देगा, ठीक है, ये चल जाएगा पेमेंट मोड, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं अग्रीमेंट बोलते हैं। डन है गाइस, आ गया हूं। अब अगला पॉइंट आया हमारे पास में, अगला। अब बात आई कि एक बच्चा अक्सर बोलता है सर रेसिप्रोकल क्या होता है? भाई सुनो, अग्रीमेंट में दो प्रोमिसेस थे प्लस में कंसीडरेशन था। अग्रीमेंट में दो प्रोमिसेस थे, ठग तो नहीं गए भैया? है ना? अग्रीमेंट में दो प्रोमिसेस थे, इसका मेरा मिलके प्लस में कंसीडरेशन था, तो बना अग्रीमेंट। बट क्वेश्चन नंबर 1, अब अगर मैं अलग अलग पूछूं कि मनदीप के लिए मेरा प्रॉमिस और मेरे लिए मनदीप का प्रॉमिस, द वर्ड रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के बदले में, तो मनदीप को मेरा प्रॉमिस क्या लगेगा? भाई जब बोतल दूंगा और ये मुझे पैसे देगा, हम दोनों अपने एक दूसरे के प्रोमिसेस को किस नाम से जज करेंगे? क्या नाम देंगे बताओ? इस प्यार को, इस मोहब्बत को तुम क्या नाम दोगे? इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक के बदले दूसरे का प्रॉमिस को रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बोलते हैं। डन है गाइस? चले आगे आता हूं। अब बात आई थोड़ी कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। चलो अब कहानी, मनदीप बोतल दे दो मेरे को अब, ठीक है? पानी पीना आपने? नहीं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब यहां पर थोड़ा सा ना मनदीप का जो लेवल है उसके ऊपर आने वाला हूं, ठीक है? मनदीप भैया खतरनाक है, ध्यान रखना। ओके, हाँ ठीक है। अब सुनना ध्यान से गाइस, सुनना। मैं मनदीप को ये गन दे रहा हूं, मनदीप, ठीक है? एक आदमी को टपकाना है, ठीक है? टपका दे। मैंने कहा ना, जैसी ही बात आएगी मनदीप हाँ करेगा, एक बार में रिएक्शन चेक करना। मनदीप सामने देखना कैमरे पे, हाँ। अब पॉइंट देखना, मनदीप ये गन है, ये पकड़ो, ठीक है? और ये कुछ पैसे हैं, मेरी वॉलेट तो बाहर है, लो भैया यूपीआई कर देना। नहीं, यूपीआई बाद में करूंगा फिर। मनदीप यार यूपीआई कर देना, ठीक है? मैंने मनदीप को गन दिया। मनदीप एक आदमी को टपकाना, नाम उसका नाम है लल्लू राम।
लल्लू राम हलवाई है, उसको जान से मारना है, ठीक है, 5 लाख रुपए दूंगा आपको मैं। हो जाएगा, ऑफर है नहीं, बताओ ऑफर है नहीं, बताओ मुझे, ऑफर है मनदीप? ये बिल्कुल सर, ऑफर मनदीप ने एक्सेप्ट किया, कर लिया हो सर। जाएगा ना मनदीप? हाँ, हो जाएगा तब कह दोगे ना, बिल्कुल। ठीक है। मनदीप ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने ऑफर दिया किसी को जान से मारना है लल्लू राम हलवाई को, इसने एक्सेप्ट किया 5 लाख के बदले। ऑफर है, हाँ है, एक्सेप्टेंस है, हाँ है, कंसिडरेशन है कंसिडरेशन, बिल्कुल 5 लाख रुपए और बिल्कुल, जान से मारने जान से सर्विस। मारने का। सर भाई सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस करता है, ठीक है। अब बताओ कंसिडरेशन क्या बन गया? बन गया अग्रीमेंट, यही पढ़ा ना हमने, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट। अब मुझे बताओ, क्या मनदीप कल को आपने जान से मार दिया और आप मुझसे पैसा मांगने पहुंचे, सोचना एग्जांपल, ठीक है, तो क्या अगर मैं आपको पैसा देने से मना कर दूं तो आप मुझे ये बोलोगे चलो सर कोर्ट में चलते हैं? नहीं सर, इसके लिए तो नहीं बोल सकते। नहीं बोलोगे भाई? बताओ, तुम बताओ, क्या मनदीप मुझे, मनदीप ने कहा नहीं बोल सकता, तुम बताओ मुझे, क्या ये मनदीप मुझे ये कह सकता है क्या कि चलो सर कोर्ट में ले जाऊंगा आपको मैं, है बताओ, कि चलो कोर्ट में डालूंगा, केस डालूंगा आप पर, और जज साहब को बोलूंगा जज साहब मेरा पैसा खा गए, मेरे को, मैंने जान से मारा किसी को, बताओ? सब कह रहे नहीं नहीं नहीं, मना कर रहे। तो मतलब अग्रीमेंट तो था हमारे बीच में भाई, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, रिमेंबर? मनदीप देखो, मनदीप भी कह रहा है इलीगल है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कहां नहीं समझ रहे हो तुम लोग नालायक को? देखो देखो, अब अगर नालायक को तुम समझ नहीं आया तो समझ लो कुछ समझ नहीं आएगा नालायक को फिर तुम्हें। हाँ जी, अब अगर आप नमन कह रहा आपको, बेटा मैंने एक ही गोली, इसमें मैंने एक ही गोली डाली थी, समझ रहे हो? मनदीप पे गोलियां नहीं, गोली वैसे लेनी पड़ेगी, इसको ध्यान रखना। आया बेटा आपको बिठा देगा, मेरा भाई नहीं बिठाएगा मेरे को, केस डालेगा। अब बताओ नहीं डाल पाएगा ना, तो क्वेश्चन ये है कि क्या मनदीप कोर्ट में जाएगा? आंसर मिला नहीं। मतलब इस अग्रीमेंट को लो परमिशन देगा? नहीं देगा ना, तो ये कह रहा नहीं देगा। तुम बताओ क्या अग्रीमेंट को लो परमिशन देगा? नहीं देगा। तो लिखा वही तो भाई, एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज वॉइड अग्रीमेंट। तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसे लॉ ने परमिशन ना दी हो उसको वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं। बोलो क्लियर है भाई लोगों? समझ में आ गई बात ध्यान से? डन है गाइस? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब मनदीप मुझे बताओ, अगर ये गन की बात नहीं कर रहे होते हम, ठीक है, हम पानी की बोतल की बात ही कर रहे होते, तो क्या ये जो हमारा पहले अग्रीमेंट बना था 500 रुपए पानी की बोतल, क्या वो अग्रीमेंट को लो परमिशन देगा? देगा सर, बताओ ना, देगा? जोर जोर से बोल, देगा नहीं देगा? देगा सर। बाहर बहुत जोर से बोलता है, यहाँ कम स्लो बोल रहा है। टेंशन मतलब कैमरे को देख रहा है वैसे भी, ये तो वहां उनको देख ही नहीं रहा, समझ ले, ठीक है। बताओ मुझे, क्या मनदीप का और मेरा जो पानी की बोतल को लेकर अग्रीमेंट हुआ था, क्या वो अग्रीमेंट लो परमिशन देगा? सब कह रहे हैं हाँ देगा 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 देगा। तो मैगी वैलिड अग्रीमेंट नहीं होता बेटा। जिस अग्रीमेंट को लो परमिशन दे देता है बेटा, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है? वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लिखा पढ़ लो ध्यान से भैया, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसे लॉ ने परमिशन दे दी, वो तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना मेरे लाल, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बोलो क्लियर है? समझ में आई बात है? यहां तक क्लियर है सबको? ओके, आगे आता हूं। मतलब दो बातें और पूछूंगा, ठीक है, दो बातें और है। अगला है बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब इसको वापस रखते हैं, दोबारा गन उठा ले। अब थोड़ी बात मैं करूंगा, मैं हूं डॉन, ठीक है, मैं हूं डॉन, यहां पे ध्यान रखना। ओके, तुम्हारी क्लास का डॉन कौन? मैं हूं, ठीक है। मनदीप भी डॉन है, बट मैं इससे बड़ा डॉन हूं आज क्लास के अंदर, ठीक है, समझ ध्यान से। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके ठीक। आगे क्वेश्चन समझना। अब यहां पर थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं मनदीप, एक नई कहानी बनाते हैं। मनदीप मैंने सुना बहुत प्रॉपर्टी आपके पास में? हाँ सर, है ना, है ना? मनदीप में बहुत बड़ी मोटी प्रॉपर्टी है, बहुत मोटी प्रॉपर्टी है, पैसे वाली फर्म, भाई ध्यान रखते हैं। ओके, सुनना ध्यान से। आज इस पैसे वाली फर्म को डराना धमकाने वाले, डराना धमकाने वाले गन मेरे पास, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुना एग्जांपल के लिए, मनदीप की प्रॉपर्टी की वैल्यू, एक मनदीप के बहुत सी प्रॉपर्टी, तो मनदीप की एक प्रॉपर्टी पे मेरी नजर है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं उस प्रॉपर्टी को छीनूंगा नहीं, खरीदना चाहता हूं, मेरी चॉइस है, मैं खरीदूंगा आपसे, ठीक है, बट खरीदूंगा उस प्लेस पे जो मैं दूंगा पैसा। अब मनदीप कह रहा नहीं दूंगा, मनदीप नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मनदीप मना कर रहा, ठीक है, ध्यान रखना। अब मनदीप को मैंने बोला, मनदीप तुम्हारी जो वो हाईवे के पास वाली जमीन है ना, वो मुझे तुमसे कितने की है? 5 करोड़। कितने की है? 5 करोड़। 5 करोड़ की। मनदीप उसके 5 लाख दूंगा, दोगे? नहीं सर। मनदीप मना कर रहा है, ध्यान रखना। मनदीप अपनी 5 करोड़ की जमीन को मुझे 5 लाख में बेचने से मना कर रहा है। मनदीप 20 लाख ले लियो? नहीं सर। नहीं, तब नहीं। मनदीप 50 लाख? नहीं सर। 50 लाख लास्ट बोला मैंने, नहीं मान रहे। अब मनदीप को बोलो, मनदीप जान से मार दूंगा, अब ना रहोगे तुम, ना रहेगी जमीन, कब्जा कर लेंगे। अब जैसे मैंने मनदीप को बोला, मनदीप डरता नहीं गोली से, पर जैसे डिस्किया, एक डिस्किया यहां से किया। अब बताओ, मनदीप बोला ले लो यार प्रॉपर्टी, तो बहुत जान तो एक ही है ना, जान तो एक ही है ना भैया, जान तो एक ही है, प्रॉपर्टी तो बहुत तुम्हारे पास में। तो मनदीप ने कहने पर भाई साइन करो, ऐसा थोड़ी मानूंगा मैं, लो भाई मेरा डॉक्यूमेंट निकालो, पेपर नहीं मिल रहा, मनदीप वो उठा के लाओ, घर के पेपर लेके आओ, अपने पेपर लेके आओ।
अब भाई गन लेके मनदीप पेपर ले आया, लो भैया साइन करो मनदीप इस पे, लो सर कर साइन। दिए। मनदीप ने साइन कर दिए, समझ रहे हो, है ना, मनदीप ने साइन कर दिए, तो गोली चली कान के पास से, मनदीप बोला जमीन बोला जा नहीं किए भाई, साइन कर दिए। बट मनदीप डरने वाला भी नहीं रखना। अब बताओ, एक क्वेश्चन तुमसे पूछना है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ना? बन गया सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, साइन कर बिल्कुल दिया सर। आपने, साइन कॉन्ट्रैक्ट तो हाँ बन गया ना। बिल्कुल। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, जमीन तो मेरी हो गई, जमीन तो मेरी होगी। हम्म, लेकिन अब सुनना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको मैंने एनफोर्स करवाया, किया नहीं आपने, करवाया, करवाया। डरा धमका के, यही बोलोगे ना इसको, हाँ, वैसे बोलोगे ना। तो एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्स्ड बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। भाई मेरी चॉइस पे आपने एग्री किया, हाँ मैंने डराया तब किया ना आपने, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अब हाँ थोड़ी करते थे। अब पॉइंट बताओ, लेकिन मनदीप निकला समझदार। अब मनदीप कहता भैया डराया था मेरे को, रुको बताता हूं। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया ना भाई, सब सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया ना। बट मनदीप अब भाग के पहुंचा कोर्ट में। अब जज साहब, नितिन सर थे, देखा नितिन सर लगते भोले भाले शरीफ से, मैं जरा शरीफ निकला। कह रहा जज साहब, उन्होंने इसने पूरी कहानी जज को सुना दी भाई, कि ऐसे मेरे पास में आया, मुझे ऑफर दिया, गोली चलाई, ऐसे किया, और मैंने साइन कर दिया 50 लाख पे। अब मुझे बताओ, यहां पर कोर्ट, यहां पर कोर्ट क्या मनदीप को ये ऑप्शन देगा कि भाई तुझे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है, कैंसिल करना, मतलब तेरी चॉइस है, तो बताओ ना, कोर्ट देगा नहीं देगा? देगा, ऑप्शन देगा। देगा। अब बताओ बेटा, तुम बताओ मुझे, क्या मनदीप जब कोर्ट में पहुंचकर मेरे बारे में सारी बातें बताएगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डर के मारे, डरा धमका के, तो क्या मुझे बताइए बेटा, ऐसे केस में कोर्ट मनदीप को ऑप्शन देगा कि भैया तुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना तो कैंसिल कर ले, और तू चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकता है? बोलो हाँ है ना? वेरी गुड, एग्जैक्टली। मैं कह रहा एग्रीड पार्टी, पता है क्या नाम होता है लीगल लैंग्वेज में? जिस व्यक्ति को डराया धमकाया जाता है उसे अग्रीड पार्टी बोलते हैं, AGGREIVD। अग्रीड मतलब मुझे सिंपल से जिसको परेशान किया गया, जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। बताओ बेटा, ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। तो जिस दिन ऑप्शन मिला ना, अब जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था ना मनदीप ऐसे वाले चक्कर में, तुम इसे कैंसिल कर सकते हो, जानते हो इस बात को? तुम इसे कैंसिल कर पाओगे, और इसी को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं भाई लोगों? इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगी बात, डन है? ओके, आगे आता हूं, अगली कहानी। मनदीप ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब एक टॉपिक और बच्चों को बच गया, वो समझाता है, फिर आपको थैंक यू बोलेंगे हम बहुत ज्यादा प्यार से, ठीक है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे अपने पास में। अब आया भैया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब सुनना ध्यान से। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की भी मनदीप पे पेपर रख दो वहां पे, आपके पेपर वापस ले लो अपने, ठीक है। अगली बड़ी कहानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। आज मैं बात करूंगा मनदीप की पहली मोहब्बत की। मनदीप की वैसे बहुत सारी मोहब्बतें हैं, ठीक है। ओके, मनदीप कह रहा है ऐसे बोल मत, खोलो मेरी, कान में बोल रहा है मेरे को, ठीक है, नहीं बोल रहा ना, ऐसा तो मजाक नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है, लड़का बहुत शरीफ है हमारा। आप सुनो ध्यान से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मनदीप की पहली मोहब्बत जिससे इसको प्यार हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या कि मनदीप शादी करने की तक बात पहुंच गई, वो लड़की बोली शादी करना चाहती हूं, इतना स्मार्ट है, कहां जाएगा, दोबारा मिलेगा नहीं हमको। अब क्या किया, मनदीप की शादी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, ठीक है। बट मनदीप को किसी और से भी प्यार था। अरे सर। अब सुनना, शादी की बात फिक्स हो गई है, जो मनदीप की सेकंड प्यार था वो कहते हैं भैया मनदीप, भैया नहीं बोली, मनदीप बोली, ठीक है, मनदीप मैं खुद को जान से मार लूंगी अगर तुमने उसे शादी की तो, ठीक है। अब मनदीप बोला मैंने तो कमिटमेंट कर दिया, मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं था। अब इस चक्कर में जो दुल्हन थी तुम्हारी, वो जान से मर गई। दुल्हन ने सुसाइड कर लिया है सोचकर कि मनदीप उसका ना हो सका। नाउ प्लीज टेल मी, शादी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि शादी करोगे, अब लड़की तो नहीं रही, अब बताओ, लड़की तो रही नहीं, जो पहली वाली थी, दूसरी मिल जाएगी, बट वो तो नहीं रही। अब मुझे बताओ, मनदीप कह रहा है शादी करूं तो उसी से करूं जिसको मर गई। बताओ मुझे, जो मर गए उसको लेके आओ, शादी करूंगा। मनदीप पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। मनदीप खुद बोल रहा है, देखो मनदीप भी लीगल वर्ड बोल रहा है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल से लीगल वर्ड मनदीप। तो बताओ बेटा मुझे, अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले बन गया था और मनदीप कह रहा है अब तो शादी उसी से करूंगा, नाउ प्लीज टेल मी, क्या लो इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ करेगा करने से कि कर ले, कोई नहीं, मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, ले आएंगे वापस, ऐसा कुछ है? नहीं होगा। वेरी गुड। हाँ सर, आपकी छुई मुई, रियाज बेटा आज मेरी छुई मुई की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। हमेशा मेरी मारता हूँ, आज इसकी वाली गर्लफ्रेंड मार दी पहले वाली, हाँ ठीक है, जो नहीं, जो कभी थी नहीं उसको मार दिया हमने। सुनो एग्जांपल, हमने तो लड़का कहा हाँ मेरी तो ऐसे, मेरे तो अभी बनी भी नहीं, मैं बना कर मार दूं मेरे को। अब बताओ मुझे, कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, नहीं करेगा लो अलाउ में, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो जिसे लो करने, देखो अब समझना, कॉन्ट्रैक्ट तो बना हुआ था शादी का आप लोगों का, बट बाद में टूट गया ना, लो तो करने देगा नहीं। तो वर्ड क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट जिसे विच सीजेस टू बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, लो जिसे रोक दे उसे क्या कहते हैं बेटा,
उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं भैया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी गुड, समझ में आपको आ गया। डन है गाइस। अब दो बातें मनदीप आपसे पूछनी है मुझे। मनदीप बात बता, नॉर्मली अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये वाला याद है, ये डिस्के वाला, अब मैंने मनदीप से कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मनदीप ने मुझ पे केस फाइल किया बाद में, तो इसने मुझ पे केस डाला, तो केस जो व्यक्ति केस डालता है किसी पे, उसको देश में क्या बोलते हैं पता है? उसे बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ बोलते हैं। याद रहेगी बात भैया, जो व्यक्ति केस फाइल करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसपे केस फाइल किया जाता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। बताओ बेटा, ये बात याद रहेगी। आज तो बोले पूरा टॉपिक मैंने नहीं समझाया, आज टॉपिक समझाया तुम्हें मनदीप ने। तो मनदीप का पढ़ाया हुआ टॉपिक तुम्हें कैसा लगा मुझे जल्दी बताओ। मनदीप का ये पूरा पार्ट, समझाया हुआ पार्ट तुमको कैसा लगा? जल्दी बताओ। मनदीप का, मेरे को बताओ, मनदीप का बताओ, मनदीप का पार्ट कैसा लगा तुमको? हाँ जी, हाँ जी बताइए। मनदीप का ये बताया हुआ पार्ट कैसा? मनदीप ने मस्त लगा, मस्त लगा, तगड़ा लगा, मनदीप कह रहे हैं। हाँ जी, सुपर लगा, डिपेंडेंट, हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो मनदीप, मनदीप जगह तो नहीं लेगा मेरी? नहीं सर, देख सोच ले। नहीं सर, नहीं ठीक है, अभी नहीं। आग लगा दी बच्चे कह रहे हैं, आग लगा दी। थैंक यू सो मच मनदीप, आप ना होते तो क्या होता हमारी दुनिया में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, दे दो माइक। मनदीप ने कुछ कहने लायक कर, मनदीप ने सब कुछ कर दिया। ठीक है मनदीप, बाय, थैंक यू। अब बताओ ना मेरे को, क्या डेफिनेशन की कहानी समझ में आई तुमको? अब बताओ मुझे, क्या डेफिनेशन की कहानी समझ में आई? अभी बताऊंगा पीयूष बेटा। पीयूष बेटा, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है ना मेरे भाई, समझ ध्यान से। अभी उस कहानी पे आऊंगा मैं, बेटी बहू कौन से पढ़ाऊंगा, बेटी बहू कब बनती है, बहू कब नहीं बनती है, समझ रहे? हाँ जी, हाँ पीयूष यही बताने वाला हूं, टेंशन मत ले। अब मैं आ रहा हूं बेटा, मैंने समझा दिया, अब मैं लीगल डेफिनेशन पढ़ाने वाला आप लोगों को। पढ़ाऊं, स्टार्ट करें? तो भैया पूरी कहानी को हमने एक स्टोरी में समझ लिया, अब वन बाय वन इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब तुम्हें जो कहानी भी थोड़ी देर पहले बताई, उस पूरी कहानी को मैं यहां पर समझाता हूं, ठीक है? जय हो आप सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, फिर सुनना गाइस। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपने सारे पार्ट को और समझते हैं इन सारे पार्ट्स को, ठीक है? सबसे पहला क्या था? ऑफर। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? अब कौन सी बात है भैया, शुरुआत तो ऑफर से ही होती है ना, कि मैंने मनदीप को ऑफर दिया, बोतल वाला है 500 बोतल, याद है? बोतल दिया था, याद है? ठीक है, अब बताओ मुझे ध्यान से। हाँ जी, हाँ, वन मॉड्यूल के हिसाब से राम भक्त बेटा वैसे मत कर, डोंट वरी। देखो एक बात बताऊं, तुम ये बात अब भी सुन लो और ये बात आगे के लिए भी सुन लो। जितने सारे बच्चे हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में सबसे पहला टॉपिक का नाम दिया है, फाउंडेशन में भी और इंटर में भी ध्यान रखना, नाम दिया इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। ये सिर्फ तुम्हारे फाउंडेशन में नहीं है, इंटरमीडिएट में भी वही कंटेंट दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम के नाम से। अब सुन लो सारे नालायक को, सब सुन लो ध्यान से। जानते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम की क्रिएट की है यहाँ पे? फर्स्ट चैप्टर, जिसे आप फर्स्ट चैप्टर बोलते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ बोलते हो, वो लॉ का इंट्रोडक्शन नहीं है, वो हमारे देश के अंदर जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट सिस्टम है, उसके बारे में बताता है। अब तुम मुझे रिप्लाई करना, तुम सब रिप्लाई करना मुझे, अगर फर्स्ट चैप्टर में भारत का संविधान के लिए पढ़ने को मिलेगा, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल, सेक्शन नहीं आते, आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स। तो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को पढ़ना जिसमें लिखा है कि भैया आपके पास देश में रहने के क्या क्या राइट बनते हैं, क्या कर सकते हो, सिस्टम कैसे, कोर्ट कैसे काम करता है, ये चीज एक चीज, अलग चीज है। और बाकी सारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं एक्ट मतलब सेक्शन दिए गए, जो ये पढ़ रहे हैं सेक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मेजोरिटी पार्ट तुम्हारा सिलेबस का 90 पार्ट तुम्हारा अगर सिर्फ सेक्शन के रिगार्डिंग है, तो तुम्हें पहले आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, सेक्शन पढ़ने चाहिए बेटा, क्योंकि अगर तुमने आर्टिकल्स पहले पढ़े तो डेफिनेटली तुम्हारे सेक्शन में तुम्हें कंफ्यूजन होगा। तो मेजोरिटी पार्ट तुम्हारा एक स्टेक पे होगा जहां पर गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे पास में, क्योंकि तुम आर्टिकल पढ़ के आओगे तो आर्टिकल में कहानी में कुछ लिखा हुआ है, बट वो देश के पब्लिक के लिए एप्लीकेबल होता है। रिमेंबर, यहां पर आपको जनरल प्रिंसिपल नहीं दिए गए, यहां पर सेक्शन दिए गए हैं, प्रोविजंस आएंगे हमारे पास में, समझ में आया? तो इसलिए मैंने प्रेफर करता हूं हमेशा, आपको ही बता रहा हूं, ये यहां की बात नहीं है, इवन इंटरमीडिएट में भी याद रखना कि आपको आगे फर्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना मेरे लाल। कोई तुम्हें कुछ भी कहे उसे स्टार्ट मत करना, और अगर किसी बच्चे ने स्टार्ट कर रखा होगा तो वो इस बात का जवाब खुद दे देगा कि उसको पहले पढ़ने के बाद में जब उसने सेक्शन पढ़ने स्टार्ट किए तो उसे कंफ्यूजन ज्यादा रहा। समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया आपको। आगे बढ़ू, ठीक है, आगे आते हैं। तो भैया लीजिए, थोड़ी बातें कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। प्लीज फोकस सामने। अब तुम कहानी याद रखना। तो ऑफर क्या होता है भाई, बताना मुझे। अभी बड़ा ऑफर, आपने पानी की बोतल बेचने के लिए कहा था, उसका 500 में, यही कहा था ना? अब पढ़ना, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बेटा।
लीगल डेफिनेशन पढ़ता, लीगल डेफिनेशन क्या है हमारे पास में, ठीक है। हाँ, लीगल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, हाँ मैं ये पक्का पढ़ाऊंगा बेटा, डोंट वरी, पढ़ना। व्हेन वन पर्सन ऑफर की लीगल डेफिनेशन, ऑफर का ही दूसरा नाम है प्रपोजल, इसे ऑफर कहो या प्रपोजल, इसका मतलब सेम है भाई। तो ऑफर कहूं या प्रपोजल कहूं मतलब सेम है भाई। पढ़ना क्या कह रहा है, ऑफर मतलब ऑफर मींस व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्या लिखा है भाई, मैंने मनदीप को अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं उसे पानी की बोतल बेचना चाहता हूं। तो क्या बोलो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज बताता है टू अदर पर्सन दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा, अपनी विलिंगनेस कुछ करने के लिए, टू डू मतलब कुछ करने के लिए, करने के लिए, और एब्सटेन मतलब कुछ मना करने के लिए। द वर्ड एब्सटेन मतलब मना करना, भाई कुछ करने के लिए, कुछ मना करने के लिए। अब यहां पर तो मैंने कुछ करने के लिए ऑफर दिया, बट अगर मैं यहां पे ये बोलता कि मनदीप तुम मुझसे शादी मत करो 5 लाख दूंगा, ये क्या होता भाई, कुछ मना करने के लिए ऑफर देना बोलते हैं। तो ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। आगे बोलो कौन सा, डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द आसेंट ऑफ, मैंने ऑफर क्यों दिया, व्यू टू ऑब्टेन द आसेंट मतलब सहमति, मैंने ऑफर दिया ताकि मनदीप मेरी बात पे सहमत हो जाए, सहमति दे दे, याद आएगी बात है ना। अब पढ़ना, इस ऐसे काम को करना, एक्ट और एक्ट मतलब कुछ करने के लिए, मना करने के लिए, जिसने काम किया, दैट पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर प्रपोजल। तो बताओ उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया, ऑफर दिया, प्रपोजल दिया। कॉमन सी बात भाई, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस जाहिर की कुछ करने के लिए या कुछ मना करने के लिए, करने के लिए किया था एग्जांपल तो, ठीक है, किस लिए, ताकि दूसरे व्यक्ति की सहमति ले सकूं। तो ऐसे काम को करना, एक्ट मतलब करना, एक्ट मतलब मना करना, रिमेंबर। तो वो जिस पर्सन ने ऐसा किया, क्या कर रहा है वो पर्सन, क्या कर रहा है वो पर्सन, ऑफर दे रहा है बेटा। क्लियर है भैया, समझ में आ गया, डन है गाइस, है ना। ओके आगे चले, बढ़े आगे। तो ये मीनिंग था किसका, ऑफर का, समझ में आ गया भाई। तो लीगल डेफिनेशन, जो बात मैंने की वही तो हुआ, मैंने एक अपनी इच्छा जाहिर की, ले लो बोतल 500 की, रिमेंबर। उसने किस लिए की, ताकि वो अपनी सहमति दे दे। तो मैंने यहां जो किया वो क्या किया, मैंने यहां पे किया एक्ट। तो मेरा एक्ट क्या कहलाएगा, मेरा एक्ट क्या कहलाएगा, ऑफर कहलाएगा। बोलो क्लियर है बेटा, डन, समझ में आ गया। आगे आओ, दूसरा मीनिंग समझो, एक्सेप्टेंस। अब मनदीप ने क्या किया, मनदीप ने मेरे दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मेरे दिए गए ऑफर पे अपनी सहमति, असेंट मतलब सहमति दे दी। रिमेंबर क्या बोलो, पढ़ना, सर व्हेन द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड, वो व्यक्ति जिसको ऑफर दिया जाता है, इफ सिग्निफाइज अगर बता दे, अगर बता दे अपनी असेंट सहमति, अपनी सहमति, दे टू का मतलब जो ऑफर दिया उसी के रिगार्डिंग। तो मनदीप ने क्या किया था, याद करो, मनदीप ने को जो मैंने ऑफर दिया था, मनदीप ने वही ऑफर पे सहमति दे रही थी, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं, कह रहे ऐसे केस में ऑफर क्या कहलाएगा, ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो कहा जाएगा ऑफर क्या हो गया भैया, ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। बोलो क्लियर है भैया। और याद रखो, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो बेटलाल वो बन जाता है प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस। तो क्या यहां से मैं एक इक्वेशन बनाऊं, आपने पैसे दोनों में लिख भी दिया, वेरी गुड बेटा। तो क्वेश्चन यह है, बताना मुझे, अगर यहां पर पहला था ऑफर जिसका नाम है प्रपोजल, रिमेंबर, दूसरा था एक्सेप्टेंस, और साथ में लिख लो प्रॉमिस, प्रॉमिस वाला सेक्शन बी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी ही है। तो बताओ बेटा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जवाब देना, इक्वेशन नंबर 1 बोलना मुझे। ऑफर दे दिया और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनते हैं भैया, बताना। एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनते हैं, बताओ बताओ बताओ, ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनते हैं, सोच समझ के बताओ। हाँ जी, ऑफर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बनता है भैया प्रॉमिस, ये बनता है प्रॉमिस। तो ऑफर नहीं, अग्रीमेंट, नाम ना 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 ना, गलती नहीं करनी बेटे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कहो या दोनों को जोड़ के बोलो, मतलब एक ही है। उसके बाद में क्या था, अगर इसमें मैं जोड़ दूं, किसमें, प्रॉमिस वाले पार्ट में अगर मैं जोड़ दूं कंसीडरेशन, जिन चीजों को लेके ऑफर किया था, अब बताओ क्या कहलाएगा, अब बताओ मीनिंग। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, या फिर कहूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, बोल सकता ना भैया, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, मनी बेटा फोन करना पड़ेगा आपको वहां पे ऑफिस एग्रीमेंट में। हाँ वेरी गुड, क्या बन जाएगा, इसको बोलते अग्रीमेंट, इसको बोलते अग्रीमेंट। अब बताओ भैया,
अगर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अग्रीमेंट है, तो अग्रीमेंट को अगर लो ने परमिशन दिया, दो बातें आएंगी यहां पे, मतलब इफ एनफोर्सिएबल बाय लो, एनफोर्सिएबल का मतलब होता है भैया जिसको लो ने परमिशन दिया, और दूसरा है इफ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लो, और अगर परमिशन नहीं दिया। मैंने भी तो मनदीप से तो बात पूछी थी, एक को परमिशन मिला, एक को परमिशन नहीं मिला, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लो। बताओ बेटा इनका नाम क्या रहेगा? लो ने अगर परमिशन दिया तो क्या, और नहीं दिया तब क्या? वेरी गुड। तो लो ने परमिशन दिया मतलब क्या बोलूंगा? अग्रीमेंट बन गया कॉन्ट्रैक्ट। और जिस अग्रीमेंट को, अब सोचना, जिस अग्रीमेंट को परमिशन ही नहीं मिली भाई, किसी को जान से मारने के लिए अग्रीमेंट करूं, लो परमिशन देगा क्या? नहीं देगा। तो जिसको परमिशन नहीं मिलती, सुन लो, बिठा लो, जब भी लो परमिशन ना दे, चाहे वो अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट हो, लो अगर परमिशन ना दे तो बेटा बोलता है वॉइड। लो की परमिशन ना मिलना मतलब वॉइड। तो वॉइड का क्या लिखूं? अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो अग्रीमेंट एनफोर्स ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखूंगा? बताना मैं नहीं। वेरी गुड, क्या लिखूंगा? वर्ड आएगा वॉइड अग्रीमेंट। इसी को पढ़ाने का एक तरीका मेरा और भी है, बताऊं कौन सा तरीका है? इनको मैं बोलता हूं बेटी बहू कंसेप्ट। मैं क्लास में इनको बेटी नाम देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट को बहू नाम देता हूं, और इसे बोलता हूं कुंवारी। रिमेंबर, कुंवारी। अब बताना मुझे, बेटी और एनफोर्सिएबल बाय लॉ को मैं नाम देता हूं शादी। शादी करना, रिमेंबर, शादी करना। अब तुम मुझे थोड़ी बात बताओ, एक बेटी बहू कब बनती है? कॉमन सेंस बताओ, एक बेटी बहू कब बनती है? बताओ मेरे लाल, एक बेटी बहू कब बनती है? सोच के बताओ। नाइस एक्सप्लेनेशन ऑल ओवर यूट्यूब। राम बेटा, थैंक यू सो मच। तुम अच्छी अच्छी बच्चे हो बेटा, तुम्हारा समझ में आ रहा। शादी होने पर, शादी होने पर, शादी डिंग लक लक डिंग डिंग लक, है ना? शादी होने पर। अब बताओ ना, यही बोलोगे ना तो क्या बोलूंगा? बेटी जिसकी शादी हो गई वो बहू कहलाएगी, वो बहू कहलाएगी। तो मीनिंग क्या बना? एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। यही तो बोलूंगा, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। चेक करना बेटा, डेफिनेशन क्या लिखी कॉन्ट्रैक्ट की, दिखाओ, चेक करना। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई, पढ़ना। ये लिखी, पढ़ना, क्या लिखा है? मैं नहीं बोला, रट्टा नहीं मार, पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। शादी हो गई बेटी की, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। रट्टा मारना पड़ेगा तुमको, बताना मुझे। हाँ, क्या इसे रट्टा मारना पड़ेगा? बोलो हाँ है ना? बोलो बोलो बोलो। बेटी की शादी हो गई, वो बहू बन गई, क्या बोला? ये बताओ मेरे को। ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर है भैया? हाँ, मैंने तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया आपका चैनल प्रगति। थैंक यू बेटा। हाँ हाँ, बताओ मुझे, क्लियर है? हाँ सर, कुंवारी मर गई वो क्या? हाँ, वेरी गुड, कह रहे थे कुंवारी मर गई वो क्या? बेटा ऑब्वियस वो वॉइड एग्रीमेंट है, पढ़ना। बेटी जिसकी शादी नहीं हुई। नॉट मतलब क्या हुआ? जिसकी शादी नहीं, देखो एनफोर्स मतलब शादी बोला मैंने, तो नॉट एनफोर्स का मतलब जिसे लॉ ने परमिशन नहीं दिया, शादी नहीं हुई, क्या बोलेगी? जिसकी शादी नहीं हुई वो क्या बोलेगी? कुंवारी रहेगी ना भैया। तो कुंवारी क्या बोलोगे? देखो वॉइड का मतलब जिसे लॉ परमिशन नहीं दिया, तो अग्रीमेंट था, बेटी मतलब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जिसको परमिशन नहीं मिली वो कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट। पढ़ना बेटा, कुंवारी की डेफिनेशन क्या लिखी है? पढ़ना, ये लिखी हुई, लिखा, बताना मुझे। ये रही, ये रही, बताओ बताओ, पढ़ना ध्यान से। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जी में लिखा, पढ़ना। अन अग्रीमेंट, बेटी जिसकी शादी नहीं हुई, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्या नाम दोगे उसको? उसको हम नाम देंगे वॉइड एग्रीमेंट। बताओ बेटा बताओ, क्या डेफिनेशन रट्टा मारनी पड़े तुमको याद हो जा रही है अपने आप? बताओ। जिसकी शादी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, वॉइड एग्रीमेंट। बोलो क्लियर है? तो वॉइड का मीनिंग याद रखना, वॉइड का मतलब होता है परमिशन नहीं मिलना। वॉइड का मतलब ये है भाई, देखो नॉर्मली लोग कहते हैं वॉइड का मतलब सीख लो, गलत नहीं। हिंदी में चीजें उनके वर्ड मत सीखना। वॉइड का एक्चुअल मीनिंग होता है जिसे लॉ परमिशन ना दे, लॉ एनफोर्स ना करे, लॉ अप्लाई ना करे। द वर्ड एनफोर्सिएबल, द वर्ड एप्लीकेबल, द वर्ड परमिशेबल, इन तीनों का मतलब सेम होता है, मेरे लाल ध्यान रखना। क्लियर है भैया? वेरी गुड। हाँ, जबरदस्ती वाला वर्डेबल होगा, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, यही तो पॉइंट हमारे पास में। डन है गाइस? ओके, तो पॉइंट समझ में आ गया, पहला दूसरा। क्लियर है भैया? आ गया हूं वापस, हम इट्स क्लियर सर। ओके, तो ये पार्ट था हमारे पास में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अरे काजा भैया कहां चला गया बताओ? जादू। हाँ, टाइम हो गया हमारी क्लास का, है ना? फिर भी कुछ बातें बता देता हूं मैं, ठीक है, सुनना से। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है बेटा। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट।
और क्या था भैया, भाई बताना कॉन्ट्रैक्ट के टाइप बताओ मुझे। अब बताओ ना मुझे, क्या मैं जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे हमने वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैं इसके नीचे लिखूं, अग्रीमेंट नीचे लिखूं? नहीं ना भैया, अलग पार्ट है ना। क्या बोलूंगा, इसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं वॉइडेबल। बेटा आज वाली क्लास मैंने थोड़ी स्पीड स्लो ही रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, इसलिए ठीक है स्लो स्पीड रखी है। धीरे धीरे मेरी क्लास की स्पीड और टॉपिक की स्पीड बढ़ती जाएगी, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ओके राम बेटा। हाँ इसे बहुत स्लो करवा रहा हूं क्लास के अंदर। डन। हाँ वॉइड एंड वॉइडर बताओ मेरे को। अब बताओ एक कॉन्ट्रैक्ट को, भैया कौन है, बहू है, बताओ क्या है, बहू है, हाँ है ना, बहू है, हाँ है। तो बताओ ना, इसको नाम दिया मैंने खराब बहू अच्छी बहू, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये कौन सी है, पहले अच्छी लिख लो, पहले अच्छी बहू फिर खराब, पहले अच्छी बहू फिर खराब। और ये कौन थी भैया, ये तो थी खराब, ये तो खराब बहू है। अब बताओ बहू अच्छी खराब कब होती है भाई, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप लिख रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट में टाइप लिख रहा हूं वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा लिखा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहू तो बन गई ना, बहू तो बन गई, मतलब अग्रीमेंट एनफोर्स तो हो गया। अग्रीमेंट एंड तो पढ़ना, अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ ने परमिशन बाद में नहीं दी, मतलब पहले परमिशन दे दी बट बाद में मना कर दिया, ऐसा क्यों किया भाई? याद करो, मनदीप की जो पुरानी जो गर्लफ्रेंड थी, याद है, हमने बोला वो मर गई, तो कॉन्ट्रैक्ट शादी का हो चुका था, बट बाद में उसकी डेथ हो गई, उसके मरने की वजह से। अब कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट करने नहीं देगा, कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को रोक देगा। बोलो याद रहे बात, हाँ नहीं? तो मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो पढ़ लो क्या लिखा, पढ़ना, ये लिखा हुआ दिखाता हूं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है भैया, देखो ये लिखा हुआ, पढ़ना, पढ़ना, रीडिंग करना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस मतलब स्टॉप, जिसे रोक दिया गया, एनफोर्स बाय लॉ, सीजेस टू बी एनफोर्स बाय लॉ। तो कोई वर्ड समझना, या बेटी नहीं है, बहू है, एक बहू जिसे बहू बनने से रोक दिया गया, उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हैं पहले अच्छी फिर खराब बहू, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है भैया? नेक्स्ट क्या था, वॉइडेबल पढ़ लो, ये लिखा हुआ, मतलब एक अग्रीमेंट जो कि एनफोर्स कर दिया गया लॉ ने, बट एनफोर्स कहने पे किसके हुआ, अग्रीमेंट मैंने बनाया मनदीप के साथ में, बट एनफोर्स करवाया था, मेरी चॉइस पे एनफोर्स हुआ था भाई, मेरे कहने पर हुआ था। तो मेरी चॉइस, ऑप्शन मतलब चॉइस, एक या एक से ज्यादा पार्टी के कहने पर वो क्या हुआ, एनफोर्स तो हो गया, बट नॉट, बट बाद में मनदीप के कहने, मनदीप पहुंच गया कोर्ट, तो बोले नॉट एट द चॉइस ऑफ अग्रीड पार्टी, तो उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बन गया था बट कोर्ट ने ऑप्शन दिया कैंसिल कर दे, तो ये ऑप्शन मिलना ही कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? आपको क्लास पढ़ा के अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया सर, कह रहे हैं सर आपका समझाया हुआ सब समझ में आता है, थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ठीक है, अब मुझे शर्माना पड़ेगा करके, करके, है ना? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। अब इस